दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि इंडिया में इलेक्शन का रिजल्ट आता है और सबसे ज्यादा बेचैनी पड़ोसी देशों में शुरू हो जाए। मतलब यहाँ बंगाल में किसी ने वोट डाला, उधर पाकिस्तान में एंकर ऐसे रिएक्शन दे रहे हैं जैसे उनका वाईफाई बंद हो गया और नेटफ्लिक्स बफरिंग पर अटक गया हो। कोई बोल रहा है दिस इज अ वेरी डिप्रेसिंग डे, कोई बोल रहा है मोदी अब पाकिस्तान पर हमला करेगा, और कोई तो लिटरली ये बोल रहा है कि अब साउथ एशिया का बैलेंस बदल जाएगा। अब भाई एक मिनट रुक जाओ, ये वेस्ट बंगाल का इलेक्शन रिजल्ट था या मार्वल मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन? और ऑनेस्टली ये पूरा मामला इतना इंटरेस्टिंग है कि अगर इसे नेटफ्लिक्स सीरीज बना दिया जाए ना तो उसका नाम होगा नेबरहुड एंजाइटी सीजन 1। क्योंकि जितना टेंशन पाकिस्तान और बांग्लादेश की मीडिया को बंगाल इलेक्शन के बाद हुआ, उतना टेंशन तो इंडिया में कई लोगों को अपनी शादी की उम्र निकलने के बाद भी नहीं होता। अब देखो, सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिर बंगाल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि ये बस एक और स्टेट इलेक्शन है। नहीं भाई, बंगाल सिर्फ एक स्टेट नहीं है, बंगाल एक पॉलिटिकल सिंबल है, हिस्टोरिकल सिंबल, आइडियोलॉजिकल सिंबल, जियोग्राफिकल सिंबल और स्ट्रेटेजिक सिंबल। और जब किसी सिंबल में बदलाव आता है तो उसका इंपैक्ट बॉर्डर्स के बाहर तक जाता है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। बंगाल का पॉलिटिकल डीएनए हमेशा अलग रहा है। पहले कांग्रेस, फिर लगभग 34 साल तक लेफ्ट फ्रंट, फिर ममता बनर्जी और टीएमसी। मतलब बंगाल वो स्टेट रहा है जब बीजेपी को लंबे समय तक आउटसाइडर की तरह देखा जाता था। और यही चीज पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों के एनालिस्ट को साइकोलॉजिकल कंफर्ट देती थी। उनको लगता था कि इंडिया में भैया कम से कम एक ऐसा बड़ा रीजन है जहां बीजेपी की आइडियोलॉजी को रेजिस्टेंस मिलता रहेगा। लेकिन जैसे जैसे बीजेपी ने बंगाल में अपनी पॉलिटिकल ग्राउंड मजबूत करनी शुरू की, वैसे वैसे पड़ोसी देशों की मीडिया ने इसको सिर्फ इलेक्शन नहीं, आइडियोलॉजिकल एक्सपांशन की तरह देखना शुरू कर दिया। और यही पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पॉलिटिक्स सिर्फ सीटें जीतने का खेल नहीं है, परसेप्शन जीतने का खेल भी है। अगर कोई पार्टी लगातार जियोग्राफिकली एक्सपांड कर रही है तो उसका मैसेज सिर्फ डोमेस्टिक नहीं रहता, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स भी उसे नोटिस करते हैं। और यही पहली बड़ी लर्निंग है इस पूरी स्टोरी की। किसी भी डेमोक्रेसी में परसेप्शन रियलिटी जितना पावरफुल हो जाता है। कई बार लोग फैक्ट से ज्यादा नैरेटिव पर रिएक्ट करते हैं। पाकिस्तान में जो पैनिक दिखा वो सिर्फ बंगाल इलेक्शन रिजल्ट की वजह से नहीं था, वो उस परसेप्शन की वजह से था कि बीजेपी लगातार पॉलिटिकली डोमिनेट होती जा रही है। अब जरा पाकिस्तान की तरफ चलते हैं। वहां के कुछ टीवी डिबेट्स देखो तो लगता है जैसे हर इंडियन इलेक्शन का डायरेक्ट कनेक्शन इस्लामाबाद की सिक्योरिटी मीटिंग से है। एक एनालिस्ट कह रहा था अब वार इमिटेंट है, दूसरा बोल रहा था मोदी नेशनलिज्म को और एग्रेसिव करेगा, और तीसरा बोल रहा था अब बॉर्डर स्टेट पूरी तरह बीजेपी इन्फ्लुएंस में आ जाएगी। अब यहाँ सबसे फनी चीज क्या है पता है? पाकिस्तान की इकोनॉमी उस समय भी क्राइसिस मोड में थी। इन्फ्लेशन रिकॉर्ड लेवल पर, रुपी लगातार गिर रहा था, आईएमएफ बेलआउट पैकेज पर डिपेंडेंसी थी, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी। लेकिन प्राइम टाइम कंसर्न क्या था? बंगाल। मतलब भैया इमेजिन करो, घर में गैस खत्म हो गई, फ्रिज खाली पड़ा है, लैंडलॉर्ड दरवाजा पीट रहा है, लेकिन आप बालकनी में खड़े होकर पड़ोसी के कर्टेन डिस्कस कर रहे हो। यही हालत थी। लेकिन दोस्तों, यहां सिर्फ मजाक नहीं है, इसके पीछे एक पॉलिटिकल साइंस का कॉन्सेप्ट काम करता है जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल एनिमी नैरेटिव। दुनिया की बहुत सारी गवर्नमेंट्स ये स्ट्रेटजी यूज करती है। जब इंटरनल प्रेशर बढ़ता है तब जनता का अटेंशन बाहर की तरफ शिफ्ट कर दो। कोल्ड वॉर में अमेरिका और सोवियत यूनियन यही करते थे, नॉर्थ कोरिया आज भी यही करता है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी लंबे समय से इंडिया को एक्सिस्टेंशियल थ्रेट नैरेटिव के रूप में इस्तेमाल करती आई। और ऑनेस्टली ये सिर्फ पाकिस्तान तक लिमिटेड नहीं है, इंडिया में भी पॉलिटिकल पार्टीज इमोशनल पोलराइजेशन यूज करती है। क्योंकि फियर और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बहुत पावरफुल टूल्स होते हैं। अगर लोगों को इमोशनली एक्टिवेट कर दो तो वो इकोनॉमिक डेटा भूल जाता। अब बंगाल इलेक्शन के बाद पाकिस्तान की मीडिया बार बार एक चीज बोल रही थी, बीजेपी बॉर्डर स्टेट्स में मजबूत हो रही है। और यहाँ जियोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो, वेस्ट बंगाल सिर्फ कल्चरल स्टेट नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर है। बांग्लादेश बॉर्डर यही है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का बड़ा एक्सिस यहीं से जाता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, वो इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक लाइफलाइन है। सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर का नैरो स्ट्रेच पूरे नॉर्थ ईस्ट को मेनलैंड इंडिया से कनेक्ट करता है। अब अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट उस पूरे बेल्ट में स्ट्रॉन्गर कोऑर्डिनेशन बना ले तो नेचुरली सिक्योरिटी कैलकुलेशंस बदलती है। यही दूसरी बड़ी लर्निंग है दोस्तों। जियोग्राफी पॉलिटिक्स को शेप करती है। कई बार मैप सिर्फ स्कूलों की किताबों के लिए नहीं होते, गवर्नमेंट्स की स्ट्रेटेजीज भी उन्हीं मैप्स पर बनती है। अब इन्फिल्ट्रेशन की बात करते हैं। देखो, ये टॉपिक इंडिया में आती है, लोग दो कैंप्स में बढ़ जाते हैं। एक बोलता है ये नेशनल सिक्योरिटी इशू है, दूसरा बोलता है ये सिर्फ पॉलिटिकल पोलराइजेशन है। लेकिन ट्रूथ हमेशा बीच में होता है। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स बॉर्डर में से एक मानी जाती है। लगभग 4000 किलोमीटर लंबी बॉर्डर, जिसमें रिवर्स है, विलेजेस है, डेंस पॉपुलेशन है, कल्चरल ओवरलैप है। कई जगह तो घर इंडिया में होता है और खेत बांग्लादेश में। ऐसे में इलीगल मूवमेंट रोकना टेक्निकली बहुत डिफिकल्ट होता है। बीएसएफ की रिपोर्ट्स में सालों से इलीगल क्रॉसिंग्स, स्मगलिंग, फेक करेंसी रैकेट्स और
इनफिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स का जिक्र आता रहा है और यही वजह है कि बॉर्डर फेंसिंग पर लगातार फोकस बढ़ा है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझनी पड़ेगी, हर बांग्लादेशी इमिग्रेंट क्रिमिनल नहीं होता। बहुत सारे लोग इकोनॉमिक डेस्परेशन की वजह से बॉर्डर क्रॉस करते, बेटर अपॉर्चुनिटीज की तलाश में। यही दुनिया भर में माइग्रेशन का पैटर्न है। मैक्सिकन माइग्रेंट्स अमेरिका जाते हैं, अफ्रीकन यूरोप जाने की कोशिश करते हैं, साउथ एशियन गल्फ जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इलीगल माइग्रेशन पॉलिटिकल टूल बन जाए, क्योंकि फिर डेमोग्राफिक चेंज, वोटर आइडेंटिटी, लोकल एम्प्लॉयमेंट और सिक्योरिटी कंसर्न जैसी चीजें जुड़ जाती है। और यही तीसरी बड़ी लर्निंग है, ह्यूमैनिटेरियन इशू और नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज कई बार एक दूसरे से टकराते हैं। मैच्योर डेमोक्रेसी वही होती है जो दोनों को बैलेंस करे। अब बीजेपी ने बंगाल कैंपेन में इन्फिल्ट्रेशन, एनआरसी, सीए जैसे मुद्दों को एग्रेसिवली उठाया। उनके सपोर्टर्स ने इसे बॉर्डर सिक्योरिटी बताया, ओपोनेंट्स ने इसे पोलराइजेशन कहा। लेकिन पॉलिटिकल रियलिटी ये है कि बॉर्डर पॉलिटिक्स इमोशनली बहुत पावरफुल इशू होता है, क्योंकि बॉर्डर सिर्फ जमीन नहीं होती, आइडेंटिटी होती है। वैसे इंडिया में पॉलिटिक्स का लेवल भी बड़ा सिनेमेटिक है। यहाँ अगर नेता बोले बॉर्डर सिक्योर करेंगे तो हाफ पब्लिक क्लैप्स करती है और बाकी हाफ ट्विटर थ्रेड लिखने बैठ जाती है। अब बांग्लादेश की तरफ आते हैं। बांग्लादेश ऑफिशियली इंडिया का फ्रेंडली नेबर माना जाता है। ट्रेड बढ़ा है, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स बढ़े हैं, रेल लिंक्स रिवाइव हुए हैं, एनर्जी कॉर्पोरेशन भी बढ़ी है। लेकिन इसके बावजूद इलीगल माइग्रेशन और बॉर्डर मैनेजमेंट सेंसिटिव इश्यूज बने रहते हैं। और बंगाल इलेक्शन के बाद बांग्लादेश में जो रिएक्शंस आए वो मोस्टली इसी फियर से जुड़े थे कि अगर बॉर्डर इन्फोर्समेंट बढ़ा तो प्रेशर वापस बांग्लादेश पर आएगा। वहां पहले से इकोनॉमिक चैलेंजेस है, गारमेंट इंडस्ट्री डिपेंडेंसी, इन्फ्लेशन प्रेशर, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, ये सब इश्यूज मौजूद है। और दोस्तों एक चीज यहाँ बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग है, साउथ एशिया में बॉर्डर्स आर्टिफिशियली ड्रॉन है। 1947 पार्टीशन के बाद फैमिलीज स्प्लिट हुई, कम्युनिटीज स्प्लिट हुई, कल्चर्स स्प्लिट हुए, इसलिए बॉर्डर पॉलिटिक्स यहाँ यूरोप से कहीं ज्यादा इमोशनल है। अब इमेजिन करो, एक फैमिली का आधा हिस्सा इंडिया में है और आधा बांग्लादेश में, लैंग्वेज सेम, फूड सेम, कल्चर सेम, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम अलग। ऐसे रीजन्स में माइग्रेशन इशू सिर्फ सिक्योरिटी डिबेट नहीं रहता, इमोशनल डिबेट भी बन जाता है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज इमोशंस को सिंप्लीफाई कर देती है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी बिकती नहीं है, स्लोगन्स बिकते हैं। और यही चौथी लर्निंग है दोस्तों, जितना सिंपल कोई पॉलिटिकल इशू दिखाया जाता है, असल में वो उतना सिंपल होता नहीं है। रियल वर्ल्ड ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, ग्रे शेड्स में चलता है। अब पाकिस्तान की मीडिया पर वापस आते हैं। वहां के एंकर्स लिटरली बंगाल इलेक्शन को सिविलाइजेशन लेवल क्राइसिस की तरह प्रेजेंट कर रहे थे। कोई बोल रहा था अब हिंदू नेशनलिज्म अनस्टॉपेबल हो जाएगा, कोई बोल रहा था साउथ एशिया मिलिटराइज हो जाएगा। और ऑनेस्टली मीडिया साइकोलॉजी बहुत फैसिनेटिंग चीज है। न्यूज चैनल जानते हैं कि फियर सेल्स, काम डिस्कशन टीआरपी नहीं लाती। अगर एंकर बोले दो देशों के संबंध सामान्य है तो ऑडियंस चैनल बदल देती है। लेकिन अगर वही एंकर ड्रामेटिक म्यूजिक के साथ बोले वॉर कमिंग सून, तो लोग पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाते हैं। इंडिया की मीडिया भी इससे अलग नहीं है। यहाँ भी प्राइम टाइम डिबेट्स कई बार WWE मैच लगती है, बस फर्क इतना है कि वहां स्टील चेयर की जगह हैशटैग चलते हैं। अब दोस्तों इस पूरे मुद्दे में एक और बड़ा एंगल है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इंडिया पिछले कुछ सालों से नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी और साउथ ईस्ट एशिया ट्रेड रूट्स पर हेवीली फोकस कर रहा है। हाईवेज, रेल कॉरिडोर्स, इंटीग्रेटेड चेक्स, पोस्ट बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब उसी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। अगर बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में स्ट्रॉन्गर कोऑर्डिनेशन बनता है तो इंडिया का ट्रेड एक्सिस भी इंप्रूव होता है और मिलिट्री लॉजिस्टिक्स भी। यही रीजन है कि स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स बंगाल को सिर्फ पॉलिटिकल स्टेट नहीं, गेटवे स्टेट मानते हैं। और यही पांचवी बड़ी लर्निंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ डेवलपमेंट नहीं होता, स्ट्रेटेजिक पावर भी होता है। सड़कें सिर्फ गाड़ियां नहीं चलाती, जियोपॉलिटिक्स भी चलाती है। अब ऑनेस्टली सोशल मीडिया रिएक्शन सबसे एंटरटेनिंग थे। मीम पेजेस ऐसे सेलिब्रेट कर रहे थे जैसे इंडिया ने फीफा वर्ल्ड कप जीत लिया हो। कोई लिख रहा था पाकिस्तान सेड बिकॉज बंगाल बैट, कोई बोल रहा था लाहौर में इमरजेंसी मीटिंग। लेकिन जोक्स अपार्ट, ये पूरा इंसिडेंट हमें साउथ एशिया की साइकोलॉजी समझाता। यहाँ कंट्री सिर्फ नेबर्स नहीं है, इमोशनल ट्राइवल्स भी है। इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप स्पेशली ट्रस्ट डिफिसिट पर खड़ा है, इसलिए इंडिया में कोई भी मेजर पॉलिटिकल शिफ्ट ऑटोमेटिकली पाकिस्तान में सिक्योरिटी लेंस से देखा जाता है। और एंड में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, डेमोक्रेसी की ब्यूटी यही है कि लोग फ्रीली वोट करते हैं। हर इलेक्शन का इंपैक्ट होगा, कोई खुश होगा, कोई दुखी होगा, कोई ओवर रिएक्ट करेगा और कोई यूट्यूब वीडियो बनाकर एनालिसिस करेगा जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। लेकिन एज सिटीजन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ब्लाइंड नेशनलिज्म नहीं है, इन्फॉर्म्ड अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि अगर हम सिर्फ स्लोगन्स कंज्यूम करेंगे तो फिर हम और टीवी डिबेट ऑडियंस में फर्क क्या रह जाएगा? पाकिस्तान अपनी मीडिया नैरेटिव चलाएगा, बांग्लादेश अपने कंसर्न्स बताएगा, इंडिया की पार्टीज अपने पॉलिटिकल एंगल्स बेचेंगी। लेकिन अल्टीमेटली फैक्ट्स और क्रिटिकल थिंकिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या बंगाल इलेक्शन सच में रीजनल जियोपॉलिटिक्स बदल सकता है? क्या पाकिस्तान जेन्युइनली इनसिक्योर है या सिर्फ मीडिया ड्रामा चल रहा है? और इलीगल इन्फिल्ट्रेशन पर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ
और इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर जरूर करो जो हर इंटरनेशनल इशू को व्हाट्सएप फॉरवर्ड से समझता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखो पॉलिटिक्स सिर्फ वोट की लड़ाई नहीं होती, नैरेटिव की भी होती। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।